सच साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेवानंद महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सच साहिब ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने लिखा है। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 99 31 59 20 93 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 65 28 देवपाल दास, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सच साहिब क्रोथा आश्रम के जमीन विवाद संबंधी विभिन्न मामले। संत रामपाल जी महाराज ने सर्वप्रथम 1999 में रोहतक जिला के क्रोथा गांव में अपना आश्रम स्थापित किए, जिसे सतलोक आश्रम क्रोथा के नाम से जाना जाता है। इस आश्रम की जमीन गुरुजी का एक भक्त अनुयायी राजेंद्र ने अपनी जमीन 3.5 एकड़ भूमि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को दान में दिया। इस ट्रस्ट का संचालक सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं। इस 3.5 एकड़ ज़मीन पर आश्रम निर्माण कर सत्संग करना प्रारंभ किए। एक समय का वाक़या है कि संत रामपाल जी महाराज के मोजिज़ भक्तगण परमबंदर बिना गुरुजी के जानकारी में दिए आश्रम के ज़मीन के सट्टे कमला देवी वगैरह की ज़मीन को आश्रम में देने को बातचीत तय कर लिए और इसकी कोई जानकारी गुरुजी को नहीं लगने दी। गुरुजी उन दिनों महाराष्ट्र में के पुणे शहर में कबीर परमात्मा के ज्ञान का प्रसार में व्यस्त थे। वे पुणे में थे। उनके सत्संग व प्रवचन वहाँ के स्थानीय समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं मैगजीनों में निकलते थे, जो प्रमाण स्वरूप देख भी सकते हैं। और इधर उनके मोजिज़ भक्तों ने आश्रम को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए दानकर्ता से दान रजिस्टर कराए। हुआ यूँ कि इस दानकर्ता गर्भवती स्त्री होने के कारण वह रजिस्ट्रीकर्ता के सामने नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसने अपनी बहन की फ़ोटो के बजाय अपनी बुआ की फ़ोटो चिपकाई। उसने अपनी बुआ बहन के रूप में रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को ट्रस्ट के सदस्यों से छिपाया। इस जमीन वाले डीड ऑफ गिफ्ट अर्थात दान पत्र की दस्तावेज पर कहीं भी कोई हस्ताक्षर या निशान संत रामपाल जी महाराज के नहीं है और ना ही उनके जानकारी के यह ज़मीन ली गई थी, यानी संत रामपाल जी महाराज से छुपाकर चुपके से ली गई थी। आर्य समाजियों द्वारा जब 2006 इस स्वीकृता कांड को अंजाम दी गई तो इस ज़मीन से संबंधित एक अलग से FIR नंबर 446 सन 2006 दिनांक 21/7/2006 को अंतर्गत धारा 420 भादवी के तहत काटी गई, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के साथ 7-8 भक्तों को भी आरोपी बनाया गया। ऐसे अपराध में संत रामपाल जी महाराज को फंसने का कारण आश्रम के मोजिज़ भक्तगण ही है। निर्दोष संत रामपाल जी महाराज तो उन दिनों पुणे शहर में सत्संग करते थे। उन्हें आश्रम के लिए अपनी ज़मीन खरीद बिक्री या लेन देन की कोई बातचीत का कोई जानकारी नहीं थी। वे इन सभी प्रकरणों से अनभिज्ञ थे। मोजिज़ भक्तों का खामियाजा गुरुजी को भुगतना पड़े। यह केस धारा 420, 460 से 468 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आरोप गठित की गई। इस केस का ट्रायल अर्थात विचारणी अश्विनी कुमार फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में हुआ। अश्विनी कुमार जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिनांक 19/2/2014 को फैसला देते हुए अपने फैसले में कहा कि कमला पीड़ित है और उसके साथ फ्रॉड हुआ, अतः संत रामपाल जी महाराज उक्त अपराध के दोषी हैं। अश्विनी कुमार जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इस फैसले के विरोध में संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य द्वारा अपील एडिशनल सेशन जज माननीय नरेश कुमार सिंगला के कोर्ट में लगा। माननीय सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार सिंगला ने अश्विनी कुमार के आदेश को ही अपने फैसले में हेल्ड किया, उनके ही आदेश को कन्फर्म किया, जिसके विरुद्ध संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपील दायर किया, जिसका CR मिस नंबर 17667 सन 2014 दायर हुआ एवं जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता के बेंच में सुनवाई हेतु लगा। न्यायमूर्ति सुरेंद्र गुप्ता जी ने इन दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद दिनांक 22 मई 2014 को अपना फैसला सुनाया और न्याय की
अपने फैसले में संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य को निर्दोष घोषित करते हुए कहा कि कमला पीड़ित नहीं है और न ही उसके साथ कोई धोखा हुआ है। उक्त CR मिस नंबर 17667 दिनांक 2014 सन 2014 जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में दायर की गई थी। इस केस में संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम दत्त जी ने कार्य किया था, अर्थात बहस किया था। नोट: पीड़िता के रूप में कमला का जो नाम आया है वह कमला संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी रही है। इससे क्रोथा आश्रम के संबंधित विवाद को लेकर सन 2009 में कंप्लेंट दायर की, क्योंकि सन 2006 वाले केस में कमला को पुलिस ने सरकारी गवाह नहीं बनाया था। इस कंप्लेंट केस में संत रामपाल जी महाराज के साथ अन्य 8 को आरोपी बनाई गई। इस कंप्लेंट में संत रामपाल जी महाराज ने अपना नाम निकलवाने हेतु चंडीगढ़ हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल किया, मगर हाईकोर्ट ने गुरुजी का यह अर्जी अस्वीकार एवं खारिज कर दिया। इस केस में संत रामपाल जी महाराज अपनी जमानत आवेदन रोहतक कोर्ट में दाखिल की। जमानत कबूल हुई। संत रामपाल जी महाराज का जमानत राज सिंह लिए हुए थे। बाद में राज सिंह ने कोर्ट में अर्जी देकर जमानत वापस लेने का अनुरोध किया। इस बिंदु पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत वापस लेने के लिए राज सिंह से अनुरोध को मंजूर कर लिया। विचार करने योग्य बातें। अब भगत समाज जरा सोचो, विचार करो, परमात्मा के पुण्य आत्माओं को क्या उपरोक्त राज सिंह नामक जैसा बुजदिल संत व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बनने या कहलाने या होने के योग्य है? या ये हो सकता है? कभी नहीं। क्या गुरुजी आतंकवादी थे, अपराधी थे या कातिल थे जो फरार हो जाते या भगोड़ा बन जाते? जो अपने गुरुजी के प्रति ऐसा सोच रखता हो वह कतई भक्त नहीं बन सकता। क्या गुरुजी का कोई ऐसा आचरण रहा है जो अपने जमानत का दुरुपयोग कर दे या कभी किए हो? ये ऐसा कोई कृत्य किए है जो कानून को अपने हाथों लेना कहा जाए, न्यायालय के समक्ष आने से छिपते या न्यायालय की कार्रवाई में कोई बाधा उत्पन्न करते? गुरुजी के जमानत के रूप में बने रहने से राज सिंह को क्या हानि या क्षति हो रही थी? कभी तो कुछ भी तो नहीं। फिर ऐसा क्या हो गया जो राज सिंह गुरुजी की जमानत बने रहने के बजाय वापस लेने का अर्जी न्यायालय में दाखिल कर दिया? राज सिंह के संबंध में मैनेजमेंट क्यों नहीं मामला उजागर करता है? आखिर क्या कारण है ऐसा करने का? 2009 ईस्वी में कमला, जो संत रामपाल जी महाराज की शिष्या थी, के कंप्लेंट केस में सुनवाई होने के बाद सन 2017 में न्यायालय का फैसला आया और उस फैसले में न्यायालय ने कुल 8 आरोपियों में से संत रामपाल जी महाराज के साथ 5 आरोपियों को निर्दोष बताते हुए बाइज्जत बरी कर दिया और अर्थात दोष मुक्त कर दिया और शेष 3 अभियुक्तों को इस केस में दोषी पाया, सज़ा सुनाई। सज़ा आपता तीनों अभियुक्तों ने सज़ा के आदेश के विरोध में अपील दायर किया, जो अभी लंबित है। आर्य समाजी कौन है? इसका संत रामपाल जी महाराज से क्या संबंध है? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास एवं डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य सब संजरो प्रदेश यानी भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम भाग से आए थे। इसे आर्यों का आदि देश कहा जाता है। पंडित गंगानाथ झा ने बताया कि आर्य ब्रह्म ऋषि देश यानी कि बर्मा, थाईलैंड की म्यांमार से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें आर्य समाजी का प्रवर्तक माना जाता है, ने बताया है कि आर्य तिब्बत से आए थे। विद्वान मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। सुनेरों ने हिंदू दक्षिणपंथी मानते हैं कि भारतीय सभ्यता उनसे निकली है, जो खुद को आर्य कहते हैं। ये घुड़सवारी करने वाले एवं पशुपालन करने वाले योद्धाओं और चरागाहों की एक घुमतू जनजातियाँ थी। हम जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी 10 अप्रैल 1875 में मुंबई शहर में की थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में फैली विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ समाप्त कर लोगों को वेदों के सही ज्ञान के बारे में बताना था। नोट: एक कहावत है, चलना ना आवे आंगन टेढ़ा। ये कहावत बिहारी भाषा में लिखी गई थी। खुद को स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों का ज्ञान नहीं था और वेदों का सही ज्ञान बताने
का स्वयं को मास्टर घोषित कर लिए। संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी दयानंद सरस्वती के अज्ञानों का उजागर करने लगे और साबित कर दिए कि स्वामी दयानंद को एक रति भी वेदों का ज्ञान नहीं था। तो उनके समाज के बड़े बड़े लोग और उन अपने आचार्य आदि के पद पर बैठे महानुभावों को लगने लगा कि अब उनकी मान मर्यादा तथा आमदनी का स्रोत में बट्टा लगना असंभव भावी है। वे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को ज्ञान से जवाब न देकर बल और जोर दबाव से प्रयोग करने लगे। संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाजियों के संबंध में अपना मत व्यक्त किया कि आर्य समाजी के लोग एवं सामान्य समाज के लोग दोनों परमात्मा के ही बच्चे हैं, मगर अज्ञानता के कारण वास्तविकता एवं सत्य को ग्रहण नहीं किए करते और स्वयं को जीवन बर्बाद कर रहे होते हैं और अन्य को भी मनुष्य जीवन अज्ञानता के कारण बर्बाद करने का कारण बन जाते हैं। सतगुरुदेव जी ने आर्य समाजियों को अपने सत्संग के माध्यम से दोनों भागों में विभाजित किया। पहला तो उन आर्य समाजियों को बताया जो प्रत्यक्ष रूप से गुरुजी के ज्ञान का विरोध करते हैं तथा प्रत्यक्ष गुरुजी के ज्ञान को खत्म करने के लिए तमोगुणी प्रभाव को अपनाते हैं। सत्संगों में गुरुजी ने बताया कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन मुख्यमंत्री तमोगुणी प्रभाव को अपनाकर क्रोथा आश्रम को खत्म करना तथा गुरुजी को मरवा देने का आशय रखते हैं। गुरुजी ने दूसरी ओर अपने सत्संगों में साफ सुना रखा है कि गुरुजी ने जितने भी घर परिवार हित मित्र रिश्तेदार नाते रिश्ते वाले हैं वे सभी आर्य समाजी हैं। आर्य समाजियों के समर्थन में रहते हैं। ये उन्हीं के मार्गों का अनुसरण करते हैं। ज्ञान तो मेरा सुनते हैं मगर उसे अमल में न लाकर साजिश का विष फैलाते रहते हैं। आर्य समाजी गुरुजी के रिश्तेदार हैं। इस संबंध में आप प्रमाण रूप में क्रोथा कांड का रहस्य पुस्तक का पेज नंबर 11 देख पढ़ सकते हैं। मामा फूफी भाई बहन आदि आर्य समाजी गुरुजी के रिश्तेदार हैं। ध्यान देने योग्य बातें, सतलोक आश्रम बरवाला हो या क्रोथा आश्रम, दोनों ही आश्रमों में वही लोग प्रबंध करने वाले पदाधिकारीगण हैं जो गुरुजी के नाते रिश्ते हित मित्र घर परिवार आदि आर्य समाजी लोग हैं और वे सभी अंदर ही अंदर आर्य समाज के समर्थन में रहते हैं और गुरुजी के इर्द गिर्द रहने वाले सारे आर्य समाजी हैं जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बनकर आश्रम का सारा प्रबंधन अपने हाथों में लेकर गुरुजी के ज्ञान को गोबर करते एवं धर्म को धंधा का स्वरूप देते चले आ रहे हैं। इसे हम धंधा वालों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। यदि आर्य समाजी के लोग अपने आर्य समाजी स्वरूप को बदल राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS का गठन किए। सत साहेब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।